सो नाउ दिस इज बीइंग इंश्योर्ड बाय, क्योंकि इनिशियली जो है आपका C3b प्रोडक्शन जो है कम है, क्योंकि बहुत कम ही C3H2O कन्वर्ट हो पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टिक ओवर। बेसिकली ये टर्म जो है उठाया गया है वहां से, मतलब जो पायलट होते हैं वो इस टर्म को यूज करते हैं, हवाई जहाज जो उड़ाते हैं। जब वो टिक ओवर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसका इंजन का जो आरपीएम समझ लो, एक तरह से थ्रोटल जो है उसका जहाज का, वो इतना कम हो गया है, दैट इज, या कहें कि दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द थ्रोटल, उसका आरपीएम which is required for the plane to maintain its aerodynamics। क्या होता है कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मतलब लड़ाकू विमान जैसा नहीं है ना, फाइटर प्लेन के जैसा, जो कि न्यूटन का थर्ड सिद्धांत पर काम करता है, एक्शन रिएक्शन। प्लेन होता है जेट इंजन, तो उसमें क्या है कि एक आरपीएम से अगर कम हो जाएगा उसका, तो देन प्लेन विल स्टॉल, मतलब वो गिरना शुरू हो जाएगा, उड़ने के बजाय वो उसको ग्रेविटी खींचने लग जाएगी, यानी वो अपने भार से कम हवा अगर डिस्प्लेस किया, कम भार की हवा, तो वो स्टॉल करने लगता है। तो उसी ये उसको बोलते हैं टिक ओवर स्पीड। कम से कम कितना चाहिए थ्रोटल जिससे स्टॉल नहीं हो, तो दैट इज टिक ओवर। तो वही है यहाँ पर, C3 तो पूरा 100% है, कम से कम कितना चाहिए, मिनिमम जो है 0.05% ये जो है कन्वर्ट हो जाता है। अगर ज्यादा हो जाए 0.05% से ज्यादा, तो वो भी हमारे लिए खराबी है, एनाफिलाटॉक्सिन्स भी ज्यादा बन जाएंगे। ओके, सो कम से कम चाहिए, और कम से कम है 0.05%, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टिक ओवर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बन गया आपका सरफेस बाउंड C3 कन्वर्टेज। पहले कैसे बना था, एक्वस फेज में था, अब सरफेस बाउंड बन गया C3 कन्वर्टेज, जो कि अभी भी आपका क्या है, C3BBB। लेकिन ये एंजाइम जो है अभी भी स्टेबल नहीं है, इसका हाफ लाइफ इज 90 मिनट्स। तो नो नो नॉट 90 मिनट्स, 30 सेकेंड्स है शायद, आई एम नॉट श्योर, 30 सेकेंड्स है, बहुत कम देर के लिए रह पाता है ये। टू स्टेबलाइज दिस, प्रोपर्टीन बाइंड्स टू दिस, वंस द प्रोपर्टीन बाइंड्स, अब ये धकाधक C3B बनाना शुरू कर देगा। अब ये कंप्लीट एंजाइम हो गया, मतलब प्रोपर्टीन जो है इसको स्टेबलाइज कर रहा है, और एंजाइम का काम जो है C3BBB है। तो अब ये लार्ज अमाउंट में C3B प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। अगर पैथोजन रहा तब, क्योंकि ये इंश्योर कर लिया गया, कैसे इंश्योर हुआ, पहले कम अमाउंट में बना, कम अमाउंट में बन करके पैथोजन सरफेस पर बाइंड किया, पैथोजन सरफेस पर जैसे ही बाइंड किया एक्वस फेज में, तब जो C3 कन्वर्टेज एंजाइम प्रोड्यूस हुआ वो ज्यादा फिर C3B प्रोडक्शन करेगा प्रोपर्डीन के बाइंड से करने के बाद। तो इस तरह से मैग्नीफाई हो जाता है कम से, और पैथोजन के आने के बाद ही मैग्निफिकेशन हुआ। तो इस वजह से अब मैग्निफिकेशन हुआ, तो मैग्निफिकेशन ऑफ एनाफिलाटॉक्सिन्स भी होगा। तो एनाफिलाटॉक्सिन जो आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन है, वो मैग्निफिकेशन भी अब बेकार में नहीं हो रहा है, क्योंकि पैथोजन आया था, जितना ज्यादा पैथोजन था उतना ही ज्यादा ये भी प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर लास्ट में क्या हुआ, अब C3 कन्वर्टेज एंजाइम बन गया अल्टरनेटिव पाथवे का, दैट इज C3BBP। अब इसमें फिर से अगर C3B बाइंड कर गया, अगर ज्वाइन कर लेगा, ओके, C3B इफ बाइंड्स टू आपका BBC, ओके, C3BBB, C3BP, और तो ये बन जाएगा आपका C5 कन्वर्टेज। प्रोपर्डीन फिर इसको, क्योंकि प्रोपर्डीन जो है इसको स्टेबलाइज कर रहा था दिस कॉम्प्लेक्स को, तो इसी कॉम्प्लेक्स से C3B फिर बाइंड कर रहा है, तो प्रोपर्डीन इज स्टेबलाइजिंग दिस होल कॉम्प्लेक्स C5 convertage. Now it will result in the production of C5B, which will initiate the formation of membrane attack complex, and ultimately cell death will occur. So this is the overview of your alternative pathway. समझ में आया कुछ कुछ?
आगे बढ़े, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं तो सवाल पूछना है तो बोलो। क्या हुआ जी, चुप क्यों हो? आवाज आ रही है मेरी? सर कुछ कुछ ही समझ में आया। तो C5 वाला जो बता रहे थे वो फिर से बताइए। चलिए फैक्टर डी एंजाइम। फैक्टर डी एंजाइम है। ओके, अब आगे हम इस पाथवे को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हम ऊपर 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 बता दिए, कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, इसलिए हम कुछ कुछ पहले ही लगा दिए, जानते हैं। लेकिन वैसे हम पूरा समराइज करके हाँ बता। सर, कुछ हाँ सर कुछ कुछ ही आया। ठीक है सर। देखो अब जब बताएंगे तो वो कुछ कुछ जो है सब कुछ हो जाएगा। देखो यहाँ तक तो पता कर पढ़ लिए थे हम लोग, MBL वाला। अल्टरनेटिव पाथवे इज इनिशिएटेड इन 3 डिस्टिंक्ट वेज। 3 तरीका से ये स्टार्ट हो सकता है अल्टरनेटिव पाथवे। Initiation of the alternative pathway of complement activation is independent of antibody antigen interaction. Therefore, like the lectin pathway, this pathway is also considered to be part of the innate immune system. Although evolutionary, अनामिका म्यूट करो, खड़खड़ हो रहा है इधर बहुत। Although evolutionary ये थोड़ा रिसेंट है, but this is part of your innate immune system. तो innate immune system इवॉल्व हुआ है। However, unlike the lectin pathway, the alternative pathway uses its own set of C3 and C5 convertase enzymes. देखे ही थे लेक्टिन पाथवे का अपना C3 कन्वर्टेज एंजाइम क्या था, लेक्टिन पाथवे और क्लासिकल पाथवे का क्या था? C3 कन्वर्टेज एंजाइम C4B, ओके, C2A, क्योंकि C2 का था बड़ा वाला कंपोनेंट C2A, ठीक है। क्लासिकल पाथवे का क्या था? C4B C2A, ओके। और क्या था उसमें? हमको भी कंफ्यूज करती है। C4B C4B C2A, C3 C4B C2A, ये था आपका C3 कन्वर्टेज, ठीक है। अल्टरनेटिव पाथवे का अलग है, यही कह रहा है वो, ओके। तो वहां पर C3 कन्वर्टेज और C5 कन्वर्टेज का अलग अलग फॉर्मूला है दोनों पाथवे में तरह के, जिसमें ये लैक्टिन और क्लासिकल में एक जैसा है और अल्टरनेट में अलग है। सो यही कह रहा है। However, unlike the lectin pathway, the alternative pathway uses its own set of C3 and C5 convertases. As we will see, the alternative pathway C3 convertase is made up of one molecule of C3b and one molecule unique to alternative pathway. कहने का मतलब हुआ, as we will see, the alternative pathway C3 convertase is made up of one molecule of C3b and one molecule unique to alternative pathway, that is BB. तो इसका C3 कन्वर्टेज इज मेड अप ऑफ एक C3b और एक BB. A second C3b is then added to make the alternative pathway C5 convertase. एक और C3b ऐड हो गया तो C5 कन्वर्टेज एंजाइम बन गया। तो ये इसका अल्टरनेट पाथवे का C3 and C5 कन्वर्टेज एंजाइम है। अब आगे देखिए बनता कैसे है। Recent investigations have revealed that the alternative pathway can itself be initiated in 3 distinct ways. ये रिसेंटली ही पता चला है कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है। तो 3 तरीका से स्टार्ट हो रहा है, ये पता चला। हो सकता है एक आध कोई और तरीका हो जो अभी तक हम लोग को नहीं पता है, तो रिसर्च चल रहा है। द फर्स्ट मोड ऑफ इनिशिएशन टू बी डिस्कवर्ड, दैट इज द टिक ओवर पाथवे, यूटिलाइजेस the 4 serum components, that is C3, factor B, factor D and factor P. टेबल को दिखाता हूँ कौन सा टेबल है ये।
देखिए कौन सा कंपोनेंट लग रहा है अल्टरनेटिव पाथवे के टिक ओवर पाथवे में, अल्टरनेटिव पाथवे के भी टिक ओवर पाथवे में C3। ओके, C3 का क्या काम है? C3 का देखिए कंपोनेंट है बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रेगमेंट्स। C3 के फ्रेगमेंट्स है C3A। C3 का ए का क्या फंक्शन है? एनाफिलाटॉक्सिन है एंड इट मीडिएट्स इन्फ्लामेटरी सिग्नल वाया C3A रिसेप्टर जो कि न्यूट्रोफिल्स पर प्रेजेंट है। C3B क्या है? दिस इज पोटेंट इन ऑप्सोनाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन का काम कर रहा था, बताया सबसे इंपॉर्टेंट है C3B। टैगिंग इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, पैथोजेंस एंड एपोप्टोटिक सेल्स फॉर फैगोसाइटोसिस। ऑप्सोनिन है चूंकि, तो ये जो भी बेकार का चीज है सबको टैग कर देगा इसी से, C3B से। C3B एक तरह से टैगिंग है, स्टिकर है, जिसके इस ऊपर इस C3B चिपक गया उसको समझ लो कि डेथ वारंट निकल गया। अब उसको पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे वहां पर। तो इट इज पोटेंट इन ऑप्सोनाइजेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो मेजर प्रॉब्लम फॉर द उसका इम्यून डिफिशियंसी हो जाएगा उसको। सो पैथोजेंस एंड पैथोजेंस को भी कर रहा, इम्यून कॉम्प्लेक्स को भी क्लियर कर रहा था। ठीक है, C3B बताए, C3B रिसेप्टर्स कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर 1 है, तो C3B बाइंड करके इम्यून कॉम्प्लेक्स, सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स आरबीसी कर रहा था, बताया ही थे आपको। पैथोजन पर बाइंड हो गया तो फेगोसाइटिस कॉम्प्लीमेंट पाथवे स्टार्ट हो जाएगा, अल्टरनेटिव पाथवे भी स्टार्ट हो सकता है, स्टार्ट हो जाएगा, या ऑप्सोनाइजेशन कर दिया गया इसका तो वहां पर मैक्रोफाजेज आ जाएंगे, क्योंकि मैक्रोफाजेज के ऊपर C3B रिसेप्टर CR1 है, तो फेगोसाइटोसिस दूसरे तरीका से भी करने में मदद मिलेगा, एनगल्फ करके। एक तो एनगल्फ करके जिसको नहीं कर पा रहा है उसके लिए मैक फॉर्मेशन है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, कोई बड़ा पैथोजन है और सेल आपका फेगोस माइक्रोफाज छोटा है, तो छोटा चीज बड़ा चीज को कैसे एनगल्फ करेगा? तो उसके लिए मैक है। अगर बड़ा है वो छोटा पैथोजन है तो उसको एनगल्फ करने के लिए ऑप्शनाइज कर दिया, टैग हो गया C3B से, और CR1 रिसेप्टर जो प्रेजेंट है मैक्रोफाजेस के ऊपर वो आया, उसको रिकॉग्नाइज किया कि वो यहाँ पर C3B अटैच है रिसेप्टर से, तो मैक्रोफाज आ गया बगल, तो फेगोसाइटोसिस हो गया विथ C4B एंड C2A। With C4B and C2A, it forms the C5 convertase enzyme. इसके साथ C4B और C2A अगर हो गया तो C5 कन्वर्ट। विथ BB, अगर BB के साथ है तो C3 कन्वर्टेज एंजाइम है। ओके, अब देखिए विथ BB एंड वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ C3B, यानी C3B, BB एंड 3B, then it acts as C5 convertase enzyme, C5 convertase, one second. Hello, sorry for that
कोई कोई फोन आ जाता है। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, यस सर आ रही है। तो देखिए यही C3 क्लासिकल पाथवे का अल्टरनेट पाथवे का C3 कन्वर्टेज नहीं, C3 कन्वर्टेज एंजाइम में अल्टरनेटिव पाथवे का पार्ट है। ओके, क्लासिकल पाथवे और लैक्टिन पाथवे का C3 कन्वर्टेज में C3B नहीं है। वहां पर क्या है C3 कन्वर्टेज में? C4B एंड C2A। लेकिन C5 कन्वर्टेज जो है वो क्लासिकल पाथवे हो, लैक्टिन पाथवे हो एंड अल्टरनेटिव पाथवे, तीनों के C5 कन्वर्टेज में C3B इज द कंपोनेंट। ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव पाथवे के C3 कन्वर्टेज एंजाइम में C3B है। तो C3B कन्वर्टेज लेवल पर C3B इज प्रेजेंट इन ओनली अल्टरनेटिव पाथवे का C3 कन्वर्टेज एंजाइम, बट C5 कन्वर्टेज लेवल पर C3B इज प्रेजेंट इन ऑल C5 कन्वर्टेज ऑफ लैक्टिन पाथवे, क्लासिकल पाथवे एंड अल्टरनेटिव पाथवे। यही कह रहे हैं यहाँ। अब देखिए इस C3 में और वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है? C3H2O जब टिक ओवर हो गया तो C3 मॉलिक्यूल इन विच द इंटरनल थायोस्टर बॉन्ड has undergone hydrolysis, that is C3H2O, जिसमें आपका हाइड्रोलिसिस हो गया H2O से। अब इसका है फिर IC3B, C3F, DG, 3C, ये आप लोग अभी नहीं समझो, ये भी सब होता है। इतना ही आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी तो इसका पूरा बहुत इससे 10 गुना कॉम्प्लेक्स और है, आप नहीं समझोगे। तो ये अभी इसको अभी छोड़ दे रहे हैं। अब आप देखिए एक्टिव इन विच पाथवे, तो ये सब पाथवे का भी नाम लिखा हुआ है साइड में। दूसरा क्या है? फैक्टर बी। फैक्टर बी का क्या काम है? binds to C3H2O and is then cleaved by factor D into two fragments BA and BB, अल्टरनेटिव पाथवे फैक्टर बी है। फैक्टर बी किस लिए लगा? C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनाने के लिए, अल्टरनेटिव पाथवे का। फिर BA स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है, स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ फैक्टर डी mediated cleavage of factor B may inhibit proliferation of activated B cell। इसका क्या फंक्शन है? दिस इज स्टिल अनसर्टेन। कुछ तो फंक्शन होगा या बेकार वेस्ट होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है कुछ इसका अदर दूसरे पाथवे कहीं दूसरे मैकेनिज्म में इसका रोल हो, तो इसलिए लिखा हुआ है मे इनहिबिट प्रोलिफरेशन ऑफ एक्टिवेटेड बी सेल। बीबी जो है वो है लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ फैक्टर डी मीडिएटेड क्लीवेज ऑफ फैक्टर बी है, इसका लार्जर फ्रेगमेंट बी। ये भी याद रखिए फैक्टर डी मीडिएटेड क्लीवेज है बीबी, और अगर कोई दूसरे फैक्टर द्वारा मीडिएटेड क्लीवेज होगा फैक्टर बी का, तो देन अदर फ्रेगमेंट्स विल बी जनरेटेड। these fragments are generated via factor D mediated cleavage of factor B. So with C3H2O acts as fluid phase C3 convertase। तो हम बताएंगे आपको अल्टरनेटिव पाथवे में पहले फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनता है, ओके, जिसमें C3H2O प्रोड्यूस हुआ और उसके साथ BB बाइंड कर गया, तो फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज। बाद में सेल बाउंड C3 कन्वर्टेज बनता है, तो पहले जो फ्लूइड फेज कन्वर्टेज बना वही कुछ C3B प्रोड्यूस किया, उसी C3B प्रोड्यूस जो किया वो ऑप्सोनिन का काम किया, पैथोजन सेल सरफेस पर बाउंड हुआ, पैथोजन सेल सरफेस पर बाइंड होने के बाद फैक्टर बी जाकर के उस पर बाइंड किया, तो वो हो गया मेम्ब्रेन बाउंड C3 कन्वर्टेज। और with two molecules of C3B acts as C5 convertase। फैक्टर बी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टरनेटिव पाथवे। फिर फैक्टर डी जो है ये एंजाइम है प्रोटियोलिटिक एंजाइम दैट क्लीव्स फैक्टर बी इनटू BA एंड BB only when it is bound to either C3H2O और C3। फैक्टर बी तभी क्लीव करेगा बी को, क्योंकि अगर बी को ऐसे ही डिसॉल्व स्टेट में बी है और उस समय क्लीव कर दिया बीबी प्रोड्यूस हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। क्यों अनर्थ हो जाएगा? बीबी अगर प्रोड्यूस हो गया और C3B प्रोड्यूस पहले से है, मान लिया वो C3B क्लासिकल पाथवे लैक्टिन पाथवे से प्रोड्यूस हो गया और C3B प्रोड्यूस होता है लार्ज अमाउंट में, ऑप्सोनिन बना हुआ है, तो पैथोजन सेल सरफेस पर जाके अपने आप वो जो है बीबी पहले से बना हुआ है C5 कन्वर्टेज बन जाएगा।
डिजॉल्व स्टेट में भी बन सकता है, क्योंकि C3 भी डिजॉल्व स्टेट में भी है। तो इसलिए फैक्टर डी जो है ऑलवेज it will cleave factor B in the presence of when proteolytic enzyme, that it will cleave the factor B only when it is bound to either C3H2 or C3 or to C3. जब इससे बाइंड रहेगा तभी फैक्टर डी क्लीव करे। और the last component is factor P, that is properdin, and it stabilizes the C3b-BB complex on microbial cell surface. सिर्फ सेल सरफेस पर, एक्वस फेज में नहीं। ओके, एक्वस फेज में एंजाइम क्या था? C3H2O-BB। ओके, तो C3H2O-BB को स्टेबलाइज, क्योंकि उसका रोल थोड़ा सा ही है, सेल कंटिन्यूअसली कीप ऑन प्रोड्यूसिंग दिस C3H2O बाय सैक्रिफाइसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ C3, क्योंकि 99.5% जो है आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया, 0.5% कन्वर्ट हुआ किसमें? C3H2O में, जो कि कैपेबल है टू इनिशिएट अल्टरनेटिव पाथवे। समझ में आया? आगे बढ़े। सब शांत है आज, एनर्जी डाउन है लग तुम लोग का क्या? समझ में आ रहा है सर। आंधी की वजह से इंटरनेट स्लो चल रहा। सर आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? कट कट की आवाज आ रही है सर। कभी कभी सर रुक जाता है। रुक जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड तो हो रहा है, देख लो। हम अब आगे देखिए, अब क्या हो रहा है। ये तो 4 कंपोनेंट आपको हम बता दिए, जो कि अल्टरनेट पाथवे को शुरू करने के लिए टिक ओवर जरूरी है, और उसके बाद ये सब कंपोनेंट आएगा, अपना काम करेगा और C3 कन्वर्टेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। So the first mode of initiation to be discovered, that is tick over pathway, utilizes 4 serum components C3, factor B, factor D and properdin table देख लिया हम लोग। The term tick over refers to the fact that C3 is constantly being made and spontaneously inactivated and is thus undergoing tick over। यही बता रहे थे हम, C3 जो है हमेशा बनते रहता है और स्पॉन्टेनियसली इनएक्टिवेट भी होते रहता है। तो इसीलिए टिक ओवर है, अंडरगोइंग टिक ओवर। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ जो है C3 जो है एक्टिवेट हो जाएगा वाटर के साथ, तो वो जो है आगे अल्टरनेट पाथवे को कर सकता है इनिशिएट। क्योंकि अगर C3 जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही C3 अगर C3H2O में कन्वर्ट हो जाए, तब कहां पर रेगुलेशन लगाना पड़ेगा? C3 एक्सप्रेशन लेवल पर। लेकिन C3 एक्सप्रेशन लेवल, क्योंकि C3 को हमको क्लासिकल पाथवे और लैक्टिन पाथवे के C3 कन्वर्टेज का भी ये सबस्ट्रेट है, तो अगर ये उसके हिसाब से पहले से चल रहा है, इसका पाथवे इवोल्यूशन में पहले वो आया था, बाद में अल्टरनेट पाथवे, तो एडजस्ट कौन होगा? अल्टरनेटिव पाथवे एडजस्ट होगा। अल्टरनेटिव पाथवे इस तरह से एडजस्ट किया है कि C3 जो सिंथेसिस हो रहा है लार्ज अमाउंट में, उसका 0.5% ही टिक ओवर हो रहा है उसका। ओके, that is binding to H2O. So 2 additional modes of activation for the alternative pathway have also been identified. इसके अलावा, टिक ओवर के अलावा एक है, one is initiated by protein properdin. properdin खुद एक इनिशिएट कर, प्रोपर्डिन का 2 काम है, एक तो काम हो गया कि वो स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा काम प्रोपर्डिन खुद इनिशिएट भी कर सकता है। एंड अदर प्रोटीएजेस, दूसरा तरह का जो इनिशिएशन इवेंट है, जैसे कि थ्रोम्बिन और कैलिकरीन, ये सीरीन प्रोटीएज है। कैलिकरीन सारे सब ग्रुप ऑफ सीरीन प्रोटीएजेस एंजाइम्स capable of cleaving peptide bonds in proteins. In humans, plasma kallikreins has no known paralog, while tissue
Kallikrein related peptidases encode a family of 15 closely related serine proteases. These genes are localized on chromosome number 19, forming the largest contiguous cluster of proteases within the human genome. इस ग्रुप ऑफ serine proteases है, सॉरी, ठीक है। तो कोई ये अदर ऑर्गेनिजम्स में प्लाज्मा में भी होता है, ओके। ह्यूमन में जो है ये प्लाज्मा में नहीं है, दीज आर आपका वाइल टीसू कैलेकरीन टीसू में है, मतलब सेल के अंदर है, रिलेटेड पेप्टिडेजेस, ओके। सो ये भी जान लो, ये भी सीरीन प्रोटीजेज है, और थ्रोम्बिन भी प्रोटीजेज है। थ्रोम्बिन तो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदला, ये भी क्या कर सकता है, दे कैन स्टार्ट द अल्टरनेटिव पाथवे, वो आगे हम देखेंगे कैसे करता है। The story of the discovery of properdin is addressed in classic experiment box number 61. ये बॉक्स हम दिखाएंगे बाद में आपको। पहले देखते हैं अल्टरनेटिव पाथवे वन बाय वन कैसे स्टार्ट हो रहा है, तीनों मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म इज द अल्टरनेटिव टेकओवर पाथवे। So alternative takeover pathway is initiated when C3 is at high concentration in serum, undergoes is spontaneous hydrolysis at its internal thioester bond। और C3 प्रोड्यूस हो रहा है हाई कंसंट्रेशन में, तो उसमें से कुछ जो है 0.5% जो है, इसीलिए हाई कंसंट्रेशन में करने की जरूरत है। अगर लो कंसंट्रेशन में होता तो उधर उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होता, क्लासिकल लेक्टिन पाथवे में जो C3 का रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, इधर अगर 100% अल्टरनेटिव पाथवे में यूटिलाइज हो रहा है तो भी C3 जो है अगर कम अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, तो चूंकि 0.5% ही वो कन्वर्ट हो रहा है C3H2O में, तो कम होगा तो वो 0.5% भी उसका कम ही होगा। तो ये जो है हाई कंसंट्रेशन में सीरम में है, अंडरगोज, और ये अंडरगोज स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस एट इट्स इंटरनल थायोस्टर बॉन्ड, यील्डिंग द मॉलिक्यूल C3H2O। इसलिए इसको इस तरह से दिखा गया, क्योंकि C3 एक कंपोनेंट है, इसका कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो कितना कैसा हो सकता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जस्ट इमेजिन C3 में अगर सपोज करो कि 600 अमाइनो एसिड है, और एक अमाइनो एसिड में मोटा मोटी एवरेज आपका 4 कार्बन एटम मान लो, एवरेज मान लीजिए जाए तो 600 अमाइनो एसिड है, तो C2400 इस तरह से कुछ फॉर्मूला होगा, C2400 H 2800 ऐसे कुछ होगा। 2800 क्या, जब C2400 है तो H हो जाएगा 11400 कुछ, वो हो जाएगा, इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, C3 को लिख दिया और ब्रैकेट में H2O कर दिया। इसका मतलब समझ लीजिए कि एक H2O जो है C3 के साथ कोवैलेंटली बाइंड किया है। ये कोई हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरेक्शन नहीं है, या कोई आयनिक तो नहीं हो सकता, कोई अदर टाइप ऑफ इंटरेक्शन नहीं है। This interaction is covalent interaction in which one H2O molecule has been taken inside C3 covalently. So, और कहां पर हुआ ये, एक अंदर में थायोस्टर बॉन्ड था, आपको हम दिखाए थे लास्ट क्लास में। समझ में आ रहा है या बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलो। आ रहा है समझ। देखो ये फिगर देखो आप, तो आप पाओगे कि एक थायोस्टर बॉन्ड है, C4b का फिगर है, वैसे इसी तरह होता है C3b में भी। एक थायोस्टर C3b में जब है तो C3 में भी होगा ये। ओके, तो यही सेम इंटरनल थायोस्टर बॉन्ड है, और ये जब बाउंड करता है तो यहां से बाइंड किया। ओके, और जब हाइड्रोलाइज किया तो इस तरह से हाइड्रोलाइज हो गया। ओके, यस सर। अब the conformation of C3H2O has been demonstrated by spectrophotometric means to be different from that of the the parent protein C3। C3 parent protein से C3H2O का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। C3H2 क्योंकि एक थायोस्टर बॉन्ड टूट गया तो उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कन्फिगरेशन कन्फर्मेशन भी चेंज हुआ।
C3H2O accounts for approximately 0.5% of plasma C3, and in the presence of serum magnesium divalent cation, it binds another serum protein, factor B, फिगर 6.8a. when, ठीक है, तो क्या हुआ, C3H2O बन गया, तो अब ये जो है आपका मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में इट विल बाइंड, अगर नहीं ये नहीं दोगे तो नहीं बाइंड करेगा, अगर होगा तो तब बाइंड करेगा। तो मैग्नीशियम बाइंड के आयन के प्रेजेंस में दूसरा सीरम प्रोटीन फैक्टर बी के साथ ये बाइंड कर जाता है। कौन? C3H2O। पहले यहां पर क्या हो रहा है, एक्वस या कहें फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी जो पहला इवेंट है अल्टरनेटिव पाथवे का, फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज एंजाइम। देखिए ये फोटो देखिए, फिगर 6.8a, 6.8 का ए है ये फिगर आपको दिख रहा है। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। देखिए C3 जो है यस सर। ठीक हो गया है, C3H2O बन गया है। अब फैक्टर बी जो है आया, बाइंड कर गया C3H2O से, क्या हो गया, C3H2OB। ये C3H2OB है, अभी भी ये इनएक्टिव है। नाउ फैक्टर डी, द एंजाइम कम्स एंड इट क्लीव्स दिस कॉम्प्लेक्स and releases BA. Now the product is C3H2OBB. This is C3H2OBB. Now this will work as C3 convertase enzyme. But this enzyme is in fluid phase, क्योंकि C3 भी था आपका dissolved state में, solution में, plasma में, not the membrane bound. So the capacity of this C3 convertase enzyme is less. When bound to C3H2O, factor B becomes susceptible to cleavage by serum proteases. C3H2O से जब बाइंड है तो फैक्टर बी जो है ससेप्टेबल हो जाता है प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के लिए। फैक्टर बी अकेला नहीं क्लीव होगा, क्योंकि प्लाज्मा में फैक्टर बी भी है, फैक्टर डी भी है, तो डी तो उसको क्लीव कर दे, फिर फैक्टर बी को अकेले में मौजूद रहे पकड़ के, नहीं, फैक्टर बी जब बाइंड है C3H2O से तभी फैक्टर बी जो है ससेप्टेबल होता है क्लीवेज के लिए बाय सीरम प्रोटीएज फैक्टर डी। नाउ फैक्टर डी जो है आपका क्या करेगा, एंजाइम जो है इट विल क्लीव बी, फैक्टर बी को क्लीव करेगा, ओके, रिलीजिंग ए स्मॉल BA सब यूनिट which will diffuse away, BA will चला गया अपना, and leaves a catalytically active BB subunit that remains bound to C3H2O, और एक catalytic active BB सबयूनिट छोड़ दिया BA निकलने के बाद, और BB जो है अभी भी बाउंड है किससे, C3H2O से, और ये दिस होल कॉम्प्लेक्स इज नाउ कैटालिटिक एक्टिव। फैक्टर बी जब क्लीव कर रहा है सर, बीए तो निकल रहा है, फिर ये इधर क्या दिखाया सर एरो करके फैक्टर डी के नीचे, वो क्या, वो भी कुछ मतलब एग्जिट हो रहा है? ये यस सर। ये तो एंजाइम, सर ये तो एंजाइम है ना फैक्टर डी, तो एंजाइम तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता ना, एंजाइम अपना काम करके निकल गया, ओके, ये द सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, और दिस इज एंजाइम। दीपा, फैक्टर बी भी तो वैसे ही हो सकता है ना, फैक्टर बी। फैक्टर बी जो है इस कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, कंपोनेंट है, फैक्टर बी जो है कंपोनेंट है, ओके। फैक्टर बी जब बाइंड करेगा C3H2O से तब फैक्टर बी को तोड़ा जा सकता है, फैक्टर बी को अकेले में नहीं तोड़ा जा सकता है। जब ये C3H2O से जब बाइंड कर गया फैक्टर बी, क्योंकि C3H2O के साथ बाइंडिंग करने का कैपेसिटी फैक्टर बी में होता है,
C3 से बाइंड नहीं कर सकता है, C3H2O से बाइंड कर सकता है फैक्टर बी, क्योंकि C3H2O बनने के बाद इसका 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्मेशन चेंज हो गया। तो अब फैक्टर बी कैन बाइंड टू दिस। जब वंस द फैक्टर बी इज बाउंड टू इट, नाउ फैक्टर बी इज ससेप्टेबल फॉर क्लीवेज। अब ये क्लीवेज इसकी हो सकती है, संभव है, लेकिन करेगा कौन क्लीवेज? करेगा फैक्टर डी एंजाइम। ओके, फैक्टर डी एंजाइम इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को ये मिस्त्री है, ये इसको काम कर रहा है, इसकी छटाई की। अब बी ए को निकाल दिया, जिससे क्या हो गया, ये फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज एंजाइम तैयार हो गया। इस मैकेनिज्म में आप ये देख रहे हैं कि एक एंजाइम जो दूसरे एंजाइम को तैयार कर रहा है, समझ रहे हो? एक एंजाइम प्रोटीयोलिटिक क्लीवेज कर, फ्लूइड फेज को C3 कन्वर्टेज में चेंज कर दिया। नहीं समझ में आया क्या बोले? मतलब C3H2O BB जो है वो फ्लूइड फेज C3 कन्वर्टेज में चेंज मतलब हो गया, वो फैक्टर डी एंजाइम के हेल्प से। हाँ, इसका प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, C3H2O BB का प्रोडक्शन हुआ। इसको बनाने के लिए क्या लगा? BB लगा, लेकिन BB बनाने के लिए फैक्टर डी चाहिए। फैक्टर डी ही BA और B को BA और BB में तोड़ेगा, लेकिन BA और BB को तोड़ने के लिए फैक्टर B जो है बाइंड होना चाहिए था C3H2O से। ओके, तो फैक्टर B C3H2O से बाइंड किया, उसके बाद फैक्टर D जो है B को BA और BB में तोड़ दिया। BB जो है स्टिल अटैच्ड है। तो सर फैक्टर डी का बस इतना ही रोल है कि वो फैक्टर बी को क्लीव करने आता है। बस एंजाइम है ना, ये एंजाइम किसी भी एंजाइमेटिक यस कैटालाइज सर। में बहुत जोर से बिजली गिरा लगा। तुम लोग की तरफ भी बिजली गिरा क्या? यस सर, यहाँ भी बहुत जोर से। बहुत जोर से। हाँ सर, बहुत जोर हाँ, से। जोर से। यहाँ बहुत जोर से ठनका गिरा, पूरा एकदम दरवाजा खिड़की हिल गया। अच्छा, बात नहीं रहा करो भैया, मालिक ऐसी धरती पर कोरोना हाहाकार मचा दे। वैसे आज मौसम अच्छा हो गया। यस सर। हाँ यस सर। अच्छा, आज जरूरी था ये, लेकिन कल अखबार में बहुत तेजी से यहाँ पे न्यूज आ जाएगा कि बिजली गिरने से यहाँ कुछ मर गया, वहां कुछ मर गया, यही सब हो जाएगा। कोई नहीं, चलो। तो ये हम क्या बता रहे थे, कहाँ पर थे? यस सर, ये क्लीव करता है फैक्टर डी। बता रहे थे सर। हाँ, तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन आप देख रहे हो ना, कोई भी कोई रिएक्शन जो है उसके बीच में एंजाइम, तो एंजाइम कंज्यूम थोड़े होता है, पढ़े नहीं हो एंजाइम काइनेटिक्स? सबस्ट्रेट Yes, sir. यस सर पढ़े। बीच में एंजाइम है, तो एंजाइम थोड़े प्रोडक्ट का पार्ट बन के अटैच होता है। ये एंजाइम है फैक्टर डी। यस सर। हाँ, फैक्टर डी एंजाइम है जो कि C3H2B कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया, BA को निकाल दिया। देख रहे हो कटा हुआ है यहाँ थोड़ा सा, फिगर में समझ में आ जाएगा आपको। यस सर।